अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू HM अकेडमी। आज की इस वीडियो हम देखने जाएंगे मैक्स की स्कॉलरशिप जो कि जापान की तरफ से अनाउंस हुई है। और ये स्कॉलरशिप हर साल अनाउंस होती है और सबको इसका बेताबी से इंतज़ार होता है कि कब ये अनाउंस होगी और कब इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है फॉर FSC स्टूडेंट्स, फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, फॉर मास्टर्स, फॉर PhD, सबको कि वो आएँ और बाहर मुल्क में अपना जो करियर है या तो अपनी स्टडीज़ को परसू कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप FSC पढ़ रहे हैं यानी कि आपका सेकेंड ईयर का लास्ट है और आपका अगस्त में एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, यानी अभी अगस्त का रिजल्ट आया भी नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर कर चुके हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं यानी सेकेंड ईयर कर ली है और अब अचानक से आप इसी स्प्रिंग में या फॉल में यूनिवर्सिटी में एनरोल हो गए हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कर लिया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर हर किसी के लिए थोड़ी थोड़ी बहुत कंडीशंस हैं, वो हम देखते जाएंगे। और बात करते हैं अगर इसकी लास्ट डेट की, जो 31 में इसकी लास्ट डेट है और इसके प्रोसीजर क्या है, क्या इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, क्या इसका डॉक्यूमेंट्स कहाँ कुरियर करने हैं, क्या करना है, हेल्थ सर्टिफिकेट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो इसके अंदर कोई ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है, नथिंग इज़ ऑनलाइन। आपने क्या करना है, जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं आपने वैसे उसी फॉर्म में, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जहाँ अटेस्टेड है, अटेस्टेड मींस कि आपका जो 17 या 18 ग्रेड का कोई अफसर होता है या कोई गवर्नमेंट इदारे से होता है, उससे आपने अटेस्ट कराना, उससे साइन लेना, उसकी स्टैम्प चाहिए होती है आपके डॉक्यूमेंट्स पे, और वो भी असली डॉक्यूमेंट्स पे नहीं, आपका जो फोटो स्टेट कराएंगे डॉक्यूमेंट्स का उस पर। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इन्होंने कहा कि ऑर्डर आपका जो डॉक्यूमेंट्स का होना चाहिए उसी तरतीब से होना चाहिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले आपकी मार्कशीट का फॉर्म होना चाहिए, वो बेशक आपका अटेस्टेड ना हो, मार्कशीट की अपनी फ़ोटोकॉपी निकलवानी है और उसका फॉर्म जो है आपके पास फ़ोटोकॉपी वाला आपने सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद उसके नीचे रखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये है एप्लीकेशन फॉर्म जो कि मैं थोड़ा बहुत फिल किया कि किस तरीके से आपको दिखाना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है, ये आपने फिल करने के बाद इसका प्रिंट निकलवाना है। इसके बारे में हम पूरा अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आगे जाते हैं। और इसका ओरिजिनल, ये ओरिजिनल ही होगा, इसकी कोई फोटोकॉपी नहीं चाहिए आपको। एकेडमिक डिटेल, मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, अगर आप O लेवल या A लेवल्स कर रहे हैं या फिर इंटरमीडिएट मैट्रिक कर रहे हैं तो एक कॉपी चाहिए, ईच विद ओरिजिनल अटेस्टेशन। यहाँ पे ओरिजिनल का मतलब आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं होना चाहिए। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी भी कहीं भी किसी को भी सबमिट नहीं कराना। तो जब भी आपको किसी को कोई चीज़ ओरिजिनल अटेस्टेशन मांगी होती है तो आपने एक फ़ोटोकॉपी निकलवानी है, उसके बाद ओरिजिनल अटेस्टेशन यानी कि जो आप अटेस्ट कराएंगे उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं करवा लेनी, बल्कि जिस पे अटेस्ट कराएंगे वही फ़ोटोकॉपी उनको सबमिट करानी है। एप्लीकेंट मस्ट सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू हिज हर एकेडमिक बैकग्राउंड। तो जो मैंने बात की थी कि FSC भी अप्लाई कर सकती है, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर सब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप FSC स्टूडेंट हैं यानी अब आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, अभी एग्ज़ाम्स का दौर चल रहा है, तो अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा होगा, आपका रिज़ल्ट आ रहा होगा कोई अगस्त, एक्सपेक्टेड होगा कि अगस्त से पहले पहले आ जाए, लेकिन समझ लें कि बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाए तो अगस्त तक, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने बस क्या करना है, अपने इंस्टीट्यूट जाना है, वहाँ से उनको बोलना है कि मुझे एक होप सर्टिफिकेट बना के दे दें कि मैं एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ और मैं पास हो जाऊँगा। तो वो आपको एक होप सर्टिफिकेट बना के दे देंगे और बहुत ही जल्दी 5 मिनट में बन जाता है। उनके पास पहले से एक सैम्पल पड़ा होता है, तो आपको बना के दे देंगे, आपने उनको सबमिट कराना है। अगर आप यूनिवर्सिटी यानी FSC पास कर चुके हैं तो आपने क्या करना है, सीधा अपनी मार्कशीट अपलोड कर देना, देन नो इशू। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेजुएट, आपने FSC पास कर लिया, आप अंडर ग्रेजुएट में एनरोल हो गए, किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया, 1-2 महीने हो गए, तो आपने क्या करना है, साथ ही साथ आपने एनरोलमेंट स्लिप भी साथ जमा करानी है, जो आपको एक शुरू में एनरोलमेंट स्लिप मिलती है। अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली है और यूनिवर्सिटी का आखिरी टर्म आ गया है, तो आपने पिछले के जितने भी आपके पास जितना भी आपने कोर्सेज पढ़े, जितना भी आपने डिग्री की, उस सब का जो आपका प्रूफ है वो भी आपने जमा कराना है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टेप पे मौजूद हों, आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। आपको ओपन या फ्री हैंड देती है इस बारे में। तो यहाँ तक जितना कुछ था मैंने आपको बता दिया। अटेस्टेड कॉपी ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ स्कूल और यूनिवर्सिटी अटेंडेड, अगर आपने कोई स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी अटेंड की हुई है तो उसकी 1 ओरिजिनल विद अटेस्टेशन यानी कि कोई ओरिजिनल कॉपी निकलवानी है और फोटोकॉपी और उसके ओरिजिनल अटेस्टेशन आपने सबमिट कराने हैं। और चूँकि हमें एक मार्कशीट मिलती है और एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपने सर्टिफिकेट अलग से और मार्कशीट अलग से। मार्कशीट में अटेस्टेशन नहीं चाहिए लेकिन सर्टिफिकेट में अटेस्टेशन चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट सबमिट द, ये मैंने आपको बता दिया है। रिकमेंडेशन लेटर 5वें नंबर पे आता है हमारे पास
रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम आइदर अ क्लास टीचर और प्रिंसिपल ऑफ लास्ट स्कूल अटेंडेड। आपने किसी भी टीचर को बोलते हैं मुझे रिकमेंडेशन लेटर देते हैं, लेकिन अक्सर टीचर बोलते हैं कि आप एक लेटर बना के ले आएँ वर्ड फॉर्म में, आप उसको प्रिंट भी करा लें, हम साइन कर देंगे, नो इशू। तो आपने एक ज़बरदस्त किस्म का अटेस्ट रिकमेंडेशन लेटर बना लें और उनको बोलें आप उसमें साइन कर दें। अक्सर टीचर साइन कर देते हैं। अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट फ्रॉम करंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इफ़ एप्लीकेबल। आपने जो अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट, आप अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो उसका अटेस्टेड कॉपी यानी कि उस आपने वहाँ पे इनरोल हैं इस चीज़ का जो प्रूफ है उसकी आपने कॉपी निकलवानी है, उसको टेस्ट करवाना है। होप सर्टिफिकेट इशू बाय द इंस्टीट्यूट फॉर स्टूडेंट्स हुज फाइनल रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड बाय रिजल्ट अगस्त 2024 वन ओरिजिनल। जो आपका होप सर्टिफिकेट है वो आपने ओरिजिनल जमा कराना है, यानी जो भी आपका होप सर्टिफिकेट होगा उसकी कोई फ़ोटो कॉपी नहीं निकलवानी, वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। वो आप जैसे आपको मिला है यूनिवर्सिटी की तरफ से या स्कूल की तरफ से या एफएससी यानी कि आपकी कॉलेज की तरफ से एज इट इज़ आपने जमा कराना है, कोई फ़ोटो कॉपी नहीं। सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी रिटर्न, जो आप सबमिट कराते हैं आपको रिटर्न नहीं होगा। एप्लीकेशन शुड बी अनस्टेपल, आपने इन डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल नहीं करना, पेपर क्लिप लगा सकते हैं, वो एक होता है पिन सा होल्डर सा हुक सा होता है वो आप लगा सकते हैं। और ये सारा कुछ जो A4 साइज पेपर पे आपको प्रिंट होना चाहिए। सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स अदर देन दोस अबव मेंशन्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड। इसके अलावा अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा जमा कराएंगे, मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, ये है वो है, नथिंग, वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ऊपर से आपका उसमें ओवर डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम चला जाएगा कि कुछ ज़्यादा ही डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा। आपने ऐसा कुछ नहीं कराना, जो लिखा है आपने वही सबमिट कराना है। इन प्रिंसिपल एप्लीकेंट शुड बी विलिंग टू कैरी आउट देयर एकेडमिक स्टडीज इन जापान इन जैपनीज़। और आपको अपनी पढ़ाई जो है जापानीज़ में रखनी होगी क्योंकि आप वहाँ पे सारी पढ़ाई जापानीज़ में करेंगे। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको एक ईयर आपको पहले प्रिपरेटरी ईयर होगा जिसके अंदर आपको जापानीज़ सिखाएंगे, वहाँ के कल्चर के बारे में बताएंगे, वहाँ के सकाफत के बारे में बताएंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको पूरे एक साल के अंदर प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आपकी जो असल 4 साल की डिग्री होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी 5 साल की डिग्री है, 6 साल की डिग्री है, लेकिन फिर आप उसके साथ एक एक्स्ट्रा ईयर लगाना पड़ेगा। अगर 4 साल की लेगी तो 5, 5 की तो 6, इस तरीके से एक ईयर प्रिपरेटरी होगा। चलते हैं प्रोसीजर की तरफ, फॉर्म्स की तरफ। तो सबसे पहले अपने फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं। आप इसी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे ब्लू कलर का एक लिंक होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने क्यों एक नई वेबसाइट खुल जाएगी। उस वेबसाइट में हम देख सकते हैं नीचे सब कुछ लिखा होगा कि एप्लीकेशन गाइडलाइंस फॉर अंडर ग्रेजुएट। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी जो कि इस तरह की एक फ़ाइल होगी, वो फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आपको कुछ और चीज़ें डाउनलोड करनी है जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर FY 2025, सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, रिकमेंडेशन लेटर सैम्पल, ये सैम्पल है। अगर आपके पास कोई और अपना रिकमेंडेशन लेटर का अपना कोई स्टाइल और फॉर्मेट है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आप एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे इसमें अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि लैपटॉप पे आसानी इस तरीके से होगी कि आप जैसे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपने कोई रेलिवेंट चीज़ फिल करनी है तो वहाँ पे आपको पास टाइपिंग का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आपके पास चॉइस है, आप हैंड रिटन भी जमा करा सकते हैं और साथ ही साथ प्रिंटेड भी जमा करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंटेड करा रही हूँ तो जो कुछ मैं लिखूँगी इसको मैं डायरेक्ट अगर प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाती हूँ तो देखिए मेरे पास डायरेक्ट प्रिंटेड फॉर्म में वो आ जाएगा। जो भी मैं रेलिवेंट डिटेल्स इंटर की देखें एज इट इज़ फिल हुआ हुआ आ जाएगा। तो मैं इसको अगर मैं फॉर्म एज इट इज़ प्रिंट करा लूँ और इसको हाथ से भरूँ तो वो भी गुड है। इसमें लिखा हुआ है कि टाइप और राइट नीटली बाय हैंड इन ब्लॉक लेटर्स। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होगी ब्लॉक लेटर्स क्या है। ब्लॉक लेटर्स कैपिटल लेटर्स नहीं है। ब्लॉक लेटर का मतलब ये है कि आपने ज्वाइनिंग राइटिंग नहीं करनी। कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल, ब्लॉक का मतलब होता है ब्लॉक लेटर्स जो होता है कैपिटल तो हो सकता है लेकिन कैपिटल लेटर ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉक लेटर्स हों। कैपिटल लेटर ज्वाइनिंग में भी हो सकते हैं, ब्लॉक में भी हो सकते हैं, यानी हर लफ्ज़ को आपने सेपरेट लिखना है। तो सबसे पहले अपना नेम इन अल्फ़ाबेट लिखना है। उसके बाद अपना जेंडर चूज़ करना है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं मेल और फीमेल। उसके बाद आपने मैरिटल स्टेटस लिखना है, सिंगल है या समथिंग। उसके बाद यहाँ पे आप तस्वीर यहाँ से डायरेक्ट अपलोड नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, तस्वीर अपलोड करने के लिए यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अपनी वीडियो फ़ोटो को पेस्ट करेंगे तो उसके पीछे आपने क्या लिखना है कि अपना नेम और अपनी नेशनैलिटी उसके पीछे लिख देनी है। और जब ये फॉर्म प्रिंट करा लेंगे तो उसके बाद इसको पेस्ट करना है। पेस्ट इस तरीके से करना है जो आपकी फ़ोटो को इसके पीछे डिटेल्स लिख के उसके बाद उल्टा आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद जापानीज़ की नेशनैलिटी आपके पास येस और नो, अगर नो है तो ये वाला, अगर येस है तो फिर ये वाला। एक्सप्लेनेशन डेट और इसकी एक्सपेक्टेशन डेट वहाँ पर लिखनी है। जो भी आपके पास उसकी नेशनैलिटी होगी उस पर कोई ना कोई डेट लिखी होगी, जिस तरह हमारे शनाख्ती कार्ड पे उसकी एक्सपायरी डेट होती है, इस तरह उसके ऊपर भी डेट होगी अगर आपका येस ऑप्शन है। अगर नो है तो फिर आपने नो कर देना है। उसके बाद इसको
फिल नहीं करना। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है यहाँ पे, अपना ईयर, अपना मंथ, और एज इज़ एज ऑफ अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 तक आपकी एज कितनी हो जाएगी, तब यानी 1 अप्रैल को आप कितने एज के होंगे 2025 में। उसके बाद आपका करंट एड्रेस, सिटी, कंट्री। इफ़ यू करंटली रिसाइड इन जापान, व्हाट इज़ योर करंट रेजिडेंशियल एड्रेस। अगर आप इसको जापान में है तो आपका एड्रेस क्या है, तो आपने यहाँ फिल करना है। अगर नहीं है तो आप इसको स्पेस यानी खाली भी छोड़ सकते हैं। इफ़ सिलेक्टेड, be aware of the application for the original status after student status expired may not be necessarily approved. Your address before departure for Japan, आपका यानी जापान जाने से पहले जो एड्रेस था वो सेम एज अबव है, या द अबव करंट एड्रेस विल बी चेंज एज फॉलोज। यानी एक दफ़ा आप जापान चले जाएंगे, एक दफ़ा जापान के लिए रवाना हो जाएंगे, तो क्या आप अपना सेम रेजिडेंशियल एड्रेस वही रखवाना चाहेंगे। समझे कुछ लोग हॉस्टल में होते हैं तो कहते हैं कि हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वहीं पे आ जाए, या फिर अपना करंट एड्रेस चेंज कराएंगे। यानी कि आप जापान चले गए तो हॉस्टल की ज़रूरत नहीं है, अब आपका एड्रेस क्या हो गया, आपका घर हो गया, तो आप घर का करा देंगे। जापानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस वेयर यू विल अप्लाई फॉर वीज़ा इशुएंस, जहाँ पे आपने वीज़ा इशुएंस के लिए अप्लाई करना है, यानी कि जापान के जो एम्बेसी है या फिर डिप्लोमेटिक ऑफिस है वहाँ अप्लाई करना है, उसका नाम बताना है आपने। उसके बाद आपका है राइट अ जापानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस इन द कंट्री ऑफ योर नेशनैलिटी इन रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग वेब पेज। और इस तरीके से आपने वहाँ से कंसल्टेंट ढूंढने, ये वेब पेज है, ठीक है। आपने इसका लिंक जो है यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कॉपी करेंगे तो ये यहाँ से आप कॉपी कर सकेंगे। वेट, मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये हमारे पास लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमारे पास लिंक दिया, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपके पास ढेर सारी एम्बेसीज और उसके कंसल्टेंट्स आ जाएंगे, तो अपने कंट्री के हिसाब से वहाँ से एम्बेसी और कंसल्टेंट चूज़ करना है। फ़ोन नंबर, आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जो कि वैलिड हो, और यहाँ पे प्रेजेंट स्टेटस क्या है आपका, स्टूडेंट, एम्प्लॉयड है या अदर्स है। नेम ऑफ स्कूल, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी इन हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, या फिर आपने लिखना है ये पूरा का पूरा जो टेबल है आपने फिल करना है। आपका स्कूल का नेम क्या था, एलिमेंट्री यानी प्राइमरी स्कूल 5वीं तक, फिर उसके बाद लोअर सेकेंडरी एजुकेशन, मिडिल स्कूल और जूनियर हाई स्कूल, यानी आपने 8वीं का लिखना है। फिर अपर सेकेंडरी स्कूल यानी आपने मैट्रिक का लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे अपना अंडर ग्रेजुएट भी कह सकते हैं, टर्शियरी हायर स्कूल, या अपना FSC का लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है स्टेट ऑफ प्रोविंस, यहाँ पे यानी आप पंजाब से, KPK से, सिंध से, बलूचिस्तान से, वो लिखना है। रावलपिंडी और आगे साथ में कोमा स्लैश या फिर कोमा और पंजाब लिख देंगे। फ्रॉम, कब से कर रहे हैं। ईयर, यहाँ पे आपने ईयर लिखना है और यहाँ पे मंथ लिखना है, यानी तब से मैं अटेंड कर रहा हूँ। और 2, कब तक अटेंड कर रहे थे आप। और जब आप स्टेट ऑफ प्रोविंस लिख लेंगे तो नीचे आपने सिटी और टाउन भी लिखना है। और पीरियड ऑफ स्कूलिंग अटेंडेड, पीरियड ऑफ स्कूलिंग अटेंडेड यानी कब से कब तक, यानी अगर 2020 से 2022 तक किया तो 2 साल यहाँ पे आप लिख देंगे कि 2 ईयर्स। तो उसके बाद आपने स्टेटस से आप अपना यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये ब्लैंक कर दें। रिमार्क्स, आपका जो रिमार्क्स है आपने इंटर करने हैं, आपका कोई भी आपका इसके बारे में कमेंट है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से बाकी कॉलम भी फिल करने हैं। और स्टेटस के अंदर आपने लिखना है ग्रेजुएटेड है, एक्सीलेंट टू ग्रेजुएट, एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट या अदर स्टेटस, या कोई और स्टेटस है तो आप लिख सकते हैं। अगर आपका FSC कंप्लीट नहीं हुआ, अगस्त में रिजल्ट आने वाला है लेकिन आया नहीं है, तो आप लिखते हैं एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट। अगर क्या कहते हैं आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो ग्रेजुएट, अगर आपको कोई और स्टेटस है तो अदर्स। उसके बाद टोटल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग अटेंडेड एज ऑफ अप्रैल 2025, 1 अप्रैल, तो आपने टोटल ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी की है आपने यहाँ इंटर करनी है। जैसे कि आपने यहाँ से 2 साल, 5 साल, 10 साल, फिर 4 साल, ये जितना भी आपने किया टोटल मिला के जो है, यानी 5वीं से 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 6 साल वो हो गए। 2 साल आपके FSC में हो गए, 8 साल, तो यहाँ पे आप इंटर कर देंगे 8 ईयर्स। उसके बाद 8 ईयर्स आपकी स्कूलिंग होगी। हैव यू बीन अवॉर्डेड जापानीज, अगर आपको पहले कभी पास्ट में स्कॉलरशिप मिली है मैक्स की तो आपने येस करते हैं, अदरवाइज नो। और अगर आपने येस कर दिया तो आपको ये वाली स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि एक दफ़ा अगर आप अप्लाई कर चुके हैं मैक्स के लिए तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको दोबारा मिले। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन वेदर प्रीवियसली अवॉर्डेड फाइनेंशियल एड करस्पॉन्ड टू, अगर आपको कोई पिछला जो है आपको स्कॉलरशिप मिली है, क्या वो मैक्स से कहीं मिलता जुलता है, यानी मैक्स से इसका कोई ताल्लुक है वगैरह, अगर इसका कोई ताल्लुक है तो येस करते हैं, अदरवाइज नो। इंक्लूडिंग द प्रोग्राम फॉर विच द स्कॉलरशिप अवार्ड, ये भी वही बात है। आर यू रिसीविंग और स्केड्यूल टू बी रिसीविंग,
क्या आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है या फिर अभी आपसे आपका नाम कहीं शॉर्ट लिस्ट हो गया और एक्सपेक्टेड है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो येस नो इस पर भी कर देना है। इफ़ यू आर रिसीविंग और अप्लाइंग फॉर अदर स्कॉलरशिप प्लीज स्पेसिफाई द नेम ऑफ स्पॉन्सर, स्कॉलरशिप पीरियड एंड स्कॉलरशिप अमाउंट। अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप दे रहा है यानी आपको कोई स्पॉन्सर आ गया है, स्कॉलरशिप मिलने वाली है, तो आपने उसका यहाँ पे लिख देना है कि आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिल रही है, स्पॉन्सर कौन है, या फिर हो सकता है आपको कोई स्कॉलरशिप की अमाउंट मिल रही है, आपने इंटर कर देनी है। प्रेफर फील्ड ऑफ स्टडी एंड मेजर इन जापान, आप सोशल साइंस चूज़ करते हैं, नेचुरल साइंस में बायो केमिकल केमिस्ट्री वगैरह इस तरह के नेचुरल में आ जाते हैं। सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स वगैरह और इंजीनियरिंग वगैरह। तो आपने उस लिहाज से रेलिवेंट बॉक्स चेक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे टिक करती हूँ, मुझे ये चाहिए तो मैं इसको टिक करती हूँ, ऑटोमेटिकली टिक का निशान आ जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे इंटर करनी है फर्स्ट चॉइस आपकी मेजर जिसमें करेंगी, जैसे मैं करना चाहती हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेजर करना चाहती हूँ, सेकंड में मेरी प्रेफरेंस होगी कंप्यूटर साइंस, थर्ड में मेरी प्रेफरेंस होगी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो मैं फर्स्ट चॉइस से इंटर करूँगी और नंबर फ्रॉम 1 to 19 और इसको मैं नंबरिंग दे दूँगी, फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस। और उसके बाद मैं इसका नेम ऑफ मेजर, यहाँ पे अपना मेजर का नेम लिखूँगी, ABC इनमें से कोर्स लिखूँगी और यहाँ पे अपना उस मेजर का नाम लिखूँगी। जैसे कि मैं कर रही हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिख दूँगी और इसके बाद सिलेक्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्टडी, और फिर मुझे यहाँ रीज़न भी देनी होगी, फर्स्ट चॉइस मैंने क्यों रखी, सेकंड चॉइस क्यों रखी, थर्ड चॉइस क्यों रखी, कि मुझे इंटरेस्ट था और मेरा शौक था ये वगैरह, या आप कुछ भी लिख सकती हैं। या फिर मुझे अपने कंट्री के अंदर एक चेंज चाहिए था ये वगैरह। What was the trigger for having an interest in Japan? आपको ऐसा क्या चीज़ ट्रिगर की है, यानी आपको ऐसे क्या बात क्लिक की है जिसकी वजह से आप जापान आना चाहते हैं, आपको जापान में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। What kinds of thing do you think you can contribute to Japan and your home country through your experience of studying in Japan? जब आप जापान में पढ़ के जाएंगे तो अपनी कंट्री और अपने जापान को कैसे आप फलाह बहबूद कह सकते हैं या फिर आपको तरक्की का ज़ामिन कह सकते हैं कि उसमें कैसे आप मददगार साबित होंगे। लैंग्वेज एबिलिटी आपने चेक करनी है, आपको रीडिंग आती है जैपनीज टिक कर दें, राइटिंग आती है टिक कर दें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं 3, आपको रीडिंग आती है एक्सीलेंट यानी कि 3 कर दे। 2 नंबर आता, अगर आपको राइटिंग उसकी नहीं आती तो आप यहाँ 0 कर दें, अगर आपको स्पीकिंग भी नहीं आती 0, अगर आपने लिसनिंग आती है तो 1 कर देगा, फेयर है। तो इस तरीके से ये देखें आपके पास यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, आप इस हिसाब से यहाँ नंबरिंग मार्क कर दें। अदर लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज आपको आती सिर्फ पश्तो, उर्दू, पंजाबी, बलोची कोई भी, तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ तो फ्रेंच, मुझे समझे फ्रेंच आती है तो मैं आप उसके बारे में लिखूँगी 3 to 1 के बारे में। और स्केल ऑफ 3 में जापानीज़ लैंग्वेज क्वालिफ़िकेशन, आपने को भी जापानीज़ लैंग्वेज की क्वालिफ़िकेशन है आपके पास, अगर है तो फिल करते हैं रेलिवेंट बॉक्स को, अदरवाइज छोड़ दें। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का क्वालिफ़िकेशन आपने देखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज की क्वालिफ़िकेशन है तो फेल का टेस्ट है या फिर आइल्स का टेस्ट या कोई और टेस्ट दिया है तो आप उसके बारे में मेंशन करेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन इन योर होम कंट्री इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपको इमरजेंसी पर्सन है जो हर वक्त एक्टिव होता है और आपका मददगार भी हो सकता है और उसके बैंक में अकाउंट में कुछ पैसे भी हों मदद करने के लिए, तो उस बंदे का आपने यहाँ पे एड्रेस लिख देना है, क्योंकि एनी टाइम उसको कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो उसका नेम, उसका करंट एड्रेस, रिलेशनशिप क्या है, उसका आपका अंकल है, आंटी हैं, आपके ताया हैं, आपके अबू हैं, आपका भाई है, आपका बेटा है, कोई भी हो सकता है। तो आपने उसका यहाँ पे रिलेशनशिप लिखना है, ऑक्यूपेशन आपने लिखना है, वो करता क्या है, फ़ोन नंबर उसका, और फैसिनेट नंबर यहाँ पे क्या लिखे हैं, फैसिमाइल नंबर, तो आपका उसका फ़ोन नंबर या फैसिमाइल नंबर आप उसको दे सकते हैं। ईमेल आपने उसकी इंटर करनी है। और पास विजिट्स और स्टेज इन जापान लिस्ट फ्रॉम योर मोस्ट रिसेंट विजिट्स, आपने अगर पहले कभी जापान विज़िट किया हो तो आपने उसके बारे में लिखना है, कब आपने विज़िट किया था, कब से कब तक विज़िट किया था और क्यों किया था, वजह बतानी है। कोई नहीं किया तो दोनों खाने छोड़ दें। उसके बाद आप कहते हैं अंडरस्टैंड एक्सेप्ट ऑल द कंडीशन स्टेट इन द जापान गाइडलाइंस फॉर जापानीज गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप फॉर फाइनल ईयर 2025। तो आपने जितना भी रेलिवेंट डाटा एंटर किया सारा सही है और आप इस फॉर्म को फिल करते हैं वगैरह, तो आपने यहाँ पे चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे पास सारी फील्ड्स फिल नहीं है। उसके बाद आपने बताना है डेटा, अगर चेक मार्क फिर भी ना हो रहा, अगर आपने सारी फील्ड्स फिल भी कर दी हैं तो डोंट वरी, आपने क्या करना है, इस फॉर्म को पूरा प्रिंट करा देना है। ये फिल करने के बाद प्रिंट जैसे करा लेंगे उसके बाद आपने पेन से इसको मार्क कर देना है, क्योंकि एक ही ओरिजिनल जो एक ही दफ़ा आप प्रिंट कराएंगे वो इसी कॉपी को आपने पोस्ट के थ्रू भेजना है।
उसके बाद डेट ऑफ एप्लीकेशन आपने क्या डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है 2020 से आप अप्लाई कर रही हैं, तो फिर अभी अब क्या डेट है 2024 है, मंथ क्या चल रहा है अप्रैल है यानी 4th मंथ है, और डेट क्या है आज 28, तो 28 अप्रैल 2024 को आपने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या डेट ऑफ एप्लीकेशन आपने सबमिट करा दी। उसके बाद मैथ्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी क्यूरीज यानी कि कुछ अक्सर लोग करते हैं, उसके रेलिवेंट कुछ आंसर्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हेल्थ सर्टिफिकेट इज़ नॉट नीडेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको दिखाने जाऊँगी कि हेल्थ सर्टिफिकेट किस तरह का दिखता है, किस तरह का होता है, लेकिन जब एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे तो उस टाइम ज़रूरत नहीं होती इसकी। प्लीज़ ओनली सबमिट द फॉर्म्स डेट एंड स्टेटेड, ये वही बात है कि वही जो चाहिए वही करना है आपने। दी डॉक्यूमेंट शुड बी इन द सेम ऑर्डर सेम होना चाहिए, A4 साइज पेपर होना चाहिए, आपका रिटर्न टाइप रिटर्न भी हो सकता है, हैंड रिटर्न भी हो सकता है। शुड बी अटेस्टेड बाय द रेलिवेंट यूनिवर्सिटी, अगर आपके कोई यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स है तो यूनिवर्सिटी से अटेस्ट होने चाहिए, अगर यूनिवर्सिटी से नहीं तो HEC से लास्ट में अटेस्ट होने चाहिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी अपनी इसकी यूनिवर्सिटी या उसके प्रोफेसर से रीच आउट करें, सिफारिश करवाएं, तो सिफारिश इज़ नॉट अलाउड। वी विल ओनली बी कॉन्टेक्टिंग दोस्त कैंडिडेट, जो स्टूडेंट्स का शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे सिर्फ उन्हीं को कॉन्टैक्ट किया जाएगा, और उनसे मोस्ट प्रोबेबली जून से पहले उनसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। अगर जून तक किसी को कांटेक्ट नहीं या ईमेल रिसीव ना हो तो इट मीन्स कि वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। ड्यू टू द इमेंस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होने की वजह से हर किसी को जवाब नहीं दे सकते, और जवाब ना देने की वजह से आपको नहीं समझ आती कि आपके डॉक्यूमेंट्स पहुँचे या नहीं पहुँचे, ईच एंड एवरीथिंग आपको कुछ समझ नहीं आती। लेकिन अगर आपको जून में जवाब मिल जाता है तो इट मीन्स आप सिलेक्ट हो गए हैं, शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, और एप्लीकेशन आपकी 10 मई के बाद एक्सेप्ट नहीं होगी, चाहे वो कब किस भी टाइम आ जाए। उसके बाद आपका देखिए सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ है, यहाँ पे नेम होगा, सन नेम, मिडिल नेम, सारा कुछ वही, और ये आपका जो ये पूरा फॉर्म है ये डॉक्टर फिल करके देगा, आप प्रिंट करा के लेके जाएंगे, सारा फॉर्म डॉक्टर फिल करेगा और प्रोफेशनली अंदाज से फिल करेगा, यानी कि वो भी प्रोफेशनल डॉक्टर होना चाहिए, उसका स्टैम्प होना चाहिए, इसके साइन होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग उस पर मोहर लगा के दे देगा। उसके बाद आपका जापानीज़ गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन फॉर्म है, ये फॉर्मेट है कुछ छोटा सा, अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास अपना कोई स्टाइल का फॉर्मेट वगैरह कुछ मौजूद है तो आप उसको यूज़ करें। तो ये थी आज की हमारी एक स्कॉलरशिप जो कि मैथ्स से रिलेटेड थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप थी, दैट्स वाई मैंने कहा कि आप सबके साथ शेयर कर दूं। बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल की वजह से काफ़ी दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं की, हालांकि स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा आई हैं, अंडर ग्रेजुएट से रिलेटेड भी आई हैं, मास्टर से रिलेटेड भी आई हैं, PhD से रिलेटेड भी आई हैं, रिसर्च से रिलेटेड भी आई हैं, और यही मैथ्स स्कॉलरशिप आप रिसर्च के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च वालों की डेट बहुत नज़दीक है, आई गेस 10 में है कि 8 में है, तो रिसर्च वालों को चाहिए जल्दी इसमें अप्लाई करें। और अंडर ग्रेजुएट FSC वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आई है, तो उसको लाजमी अवेल करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।